मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ व्यास जी। आज हम लोग एक ऐसे अनुच्छेद की चर्चा करेंगे जिसके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी कि यदि भारत के संविधान के किसी ऐसे अनुच्छेद के बारे में मुझसे पूछा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण है और यदि वह अनुच्छेद नहीं होता तो पूरा संविधान व्यर्थ हो जाता, वही अनुच्छेद संविधान की आत्मा और हृदय दोनों है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 32, जिसको हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहते हैं। हमने अब तक जितने फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की है और ये कहा है कि वह राज्य के विरुद्ध सिटीजन्स को और कई मामलों में पर्सन्स को हक देता है, गारंटी देता है उन अधिकारों के बारे में, जैसे आर्टिकल 21 पर्सन्स के बारे में है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या राइट टू इक्वलिटी हो सिटीजन्स के बारे में। उदाहरण के लिए मैंने कहा, तो अब इतने सारे के सारे अधिकारों को जो राज्य के विरुद्ध हैं, राज्य का जो इंक्रोचमेंट होगा, जो राज्य के द्वारा इन्फ्रिंजमेंट किया जाएगा, जो राज्य के द्वारा गैर कानूनी तरीके से हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा, तो आखिर कोई तो मशीनरी होनी चाहिए स्वतंत्र रूप से, जहां पहुंच करके हम उन अधिकारों के उस हनन को रोक सकें, उस इन्फ्रिंजमेंट को रोक सकें। और वही अनुच्छेद 32 में दिया गया, वही मशीनरी है। उसे हम न्यायिक समीक्षा का भी मामला कहते हैं, और इसी को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और संविधान का हृदय दोनों कहा था। क्या है ये अनुच्छेद 32? अनुच्छेद 32 में 4 क्लॉज हैं। क्लॉज 1 और 2 और 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्लास 3 दरअसल संसद को अधिकार देता है कुछ, इसके बारे में क्या देता है हम आगे देखेंगे। पहला क्लॉज ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने मूलभूत अधिकारों को लागू करवाने के लिए यदि उनका अपहरण हो रहा हो, यदि उनका उल्लंघन किया जा रहा हो, तो सीधे उनका अनुपालन कराने के लिए, लागू कराने के लिए अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के माध्यम से, समुचित कार्यवाही के माध्यम से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है। ये आप समझ लें, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का या पारित किए गए कानूनों का जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तो संविधान में दिया गया है कौन कौन सी परिस्थिति में आप रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। किंतु यदि उसका उल्लंघन होता हो, चाहे प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा होता हो या कानून के माध्यम से होता हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। दूसरा जो क्लॉज हो क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वह सुनवाई करके कोई भी आदेश, कोई भी निर्देश और कोई भी रिट जारी कर सकती है। उसमें 5 तरह के रिट बताए गए हैं। कौन सा रिट है? हैबियस कॉर्पस का रिट है। हैबियस कॉर्पस मतलब प्रोड्यूस द बॉडी। अगर किन्हीं को अरेस्ट किया गया हो, कन्फाइन किया गया हो, डिटेन किया गया हो गलत तरीके से, तो उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है मैंडमस। मैंडमस में ये सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कमांड करेगा, ये चीज़ करो, क्योंकि जो चीज़ कानूनन आपको करना है किसी अथॉरिटी को और नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कमांड करेगा, करो, डू दैट। और यदि किसी चीज़ को नहीं करना है और वो कर रहे हैं, तो उसे कहेगा आप क्यों कर रहे हो, तो कमांड कर सकता है। तीसरा क्या है? को वारंटो, शो मी द अथॉरिटी, किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हो ये बताओ, अथॉरिटी को कह सकता है। चौथा है सर्टियोररी, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को
जो अपने जुरिस्डिक्शन का तो उल्लंघन करता हो, ये जुरिस्डिक्शन के अनुसार कार्रवाई नहीं करता हो, एक्सेस जुरिस्डिक्शन हो सकता है, या बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं, चुपचाप बैठा हुआ हो, उसको कहेगा सर्टिफाई करो कि तुम किस परिस्थिति में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आदेश देगा। और पांचवा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब ये हुआ कि अगर वही कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई ऐसा चीज़ कर रहे हैं जो इलीगल है तो उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ये फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए इस प्रकार के रिट जुरिस्डिक्शन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाया जा सकता है। वैसे भी बता दूं कि जो अनुच्छेद 226 है उसके तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट को थोड़ा सा ब्रॉडर अधिकार है, वह फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य मामलों को भी सुनवाई कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, त्वरित न्याय के दृष्टिकोण से दिए गए हैं, इसका उपयोग लोग ज़्यादा करते पाए जा रहे हैं। आजकल आप बहुत सारे मामलों में देख रहे होंगे। क्लास 3 ये कहता है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो जो क्लास 1 और क्लास 2 में जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार दिए हुए हैं उन अधिकारों को अन्य कोर्ट्स को भी दे सकता है। और क्लास 4 ये कहता है कि संविधान में दिए गए प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर इस आर्टिकल 32 को, इस अनुच्छेद 32 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने के इस अधिकार को रोका नहीं जा सकता। कई बार इंटरनल इमरजेंसी लगती थी पहले और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के अधिकार को भी रोका जा सकता था, परंतु उसे हटा दिया गया। अब आप उसे रोक नहीं सकते, स्टेट को ये पावर नहीं दिया गया। अब आप समझें कि जब हम लोगों ने जुडिशियल रिव्यू की चर्चा बहुत पहले की थी, न्यायिक समीक्षा के बारे में चर्चा किया था, कि कहा था कि जो राज्य है, जो अनुच्छेद 12 के तहत जिसकी परिभाषा दी गई है और 13 के तहत ये कहा गया है कि कोई भी कानून जो बनाना होगा, कानून में ऑर्डर है, ऑर्डिनेंस है, एक्ट है, डायरेक्शंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश दिए जाते हैं, तो कोई भी इस तरह के आदेश होंगे, कोई भी कानून होंगे, ये आशा की गई है कि चाहे पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हों, वे फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन में नहीं बनाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, ये उनसे आशा की गई। लेकिन शायद उस आशा पर ही अगर छोड़ दिया जाता तो आशा ऐसे ही धरी रह जाती। इसलिए यह महत्वपूर्ण राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में ये जो न्यायिक समीक्षा का जो जुरिस्डिक्शन दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, कि कानून को भी आप खारिज कर सकते हैं अगर वो गलत हो तो। और 1973 में जो केशवानंद भारती केस में, उसके बाद से मिनर्वा मिल केस में 1980 में, और फिर वामन राव के केस में, या फिर एसआर बोम्मई के केस में जो संविधान के बुनियादी ढांचे की बात हुई, जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई, और उसमें जो चीज़ें दी गई कि सब बुनियादी ढांचे में आता है, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल करेक्टर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेकुलर करेक्टर ऑफ और स्टेट, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल स्टेट के बीच में है, और बहुत सारी अन्य चीज़ें जो दी गई हैं, अगर उसका उल्लंघन होता है तो सीधे जुडिशियल रिव्यू के तहत, न्यायिक समीक्षा के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, चूँकि उसमें फंडामेंटल राइट भी इन्वॉल्व रहता है, कोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि साहब सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, अगर कोई केरल का आदमी उसका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो तो क्या करेगा, कैसे जाएगा? बहुत खर्चीला मामला है। अगर बिहार के किसी दूरस्थ गांव के लोगों को जाना हो तो कैसे जाएगा? बात बिल्कुल सही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस भागवती के समय, जब वो चीफ जस्टिस थे, PIL का कॉन्सेप्ट शुरू किया और कहा कि यदि आप एक पोस्ट कार्ड भेज दीजिए सुप्रीम कोर्ट का एड्रेस करते हुए या किसी जज के नाम से एड्रेस करते हुए, उस पर सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक नई चीज़ शुरू की कि कोई आवश्यक नहीं कि वकील रहेंगे, एमिकस क्यूरी जो है सो वो संबंधित व्यक्ति की पैरवी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई होगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में सुनवाई होगी। और इसके कारण सुप्रीम कोर्ट के इस जो उसको अधिकार दिया गया है, उस अधिकारों का काफ़ी सदुपयोग हुआ। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ PIL की वजह से कुछ दुरुपयोग भी हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लिटिगेंट होते हैं, बिना बात के झगड़ा करते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही PIL को लेकर के बहुत तरह की गाइडलाइंस इशू किए,
और ये कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा, ये पब्लिक लिटिगेशन नहीं होगा कि केवल लिटिगेशन किया जा रहा है। कुछ लिटिगेंट्स होते हैं, कुछ झगड़ालू लोग होते हैं जिनका काम ही है मुकदमेबाजी करते रहना। बहुत सारे ऐसे वकील भी हैं जो बात बात में पीएल करते हैं। कईयों पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइन भी किया हुआ है, कॉस्ट भी लगाया हुआ है। लेकिन हर अच्छी चीज़ का दुरुपयोग हो सकता है, परंतु हमारे आपके लिए महत्वपूर्ण यह है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के आधार पे मामले के रूप में भी हम रिट फाइल कर सकते हैं यदि कोई ऐसा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा हो जो व्यापक जनता के इंटरेस्ट को प्रभावित करता हो। तो MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बहुत सारे इस नाम के केसेस हैं जहां इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के PIL फाइल हुए और ये माना गया कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो, क्लीन वाटर मिले, क्लीन एयर मिले। ये ह्यूमन राइट्स का मामला है, नागरिकों का अधिकार का मामला है और यह कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ग्रुप में आ सकता है। और यदि कोई स्पिरिटेड लोग हों, सिटीजन्स हों, यदि वे सबके लिए आते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये नहीं कि कोई कहेगा नहीं मुझे मेरे फेफड़े में परेशानी हो गई क्योंकि हवा जो है सो पॉल्यूटेड थी, और उसी की बात को हम लोग का स्टैंडाई कहते हैं, तो सुनने की बारी आएगी तब तो यह अधिकार व्यर्थ हो जाएगा। हम 2-3 केस लॉ के माध्यम से समझेंगे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है या जो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले हैं, उन मामलों में कोर्ट के क्या हिस्टोरिकल रूलिंग्स हुई हैं। एक केस है जिसको हम कहते हैं सेंटर फॉर PIL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत मज़ेदार केस है। इसका फैसला 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ था। हुआ ये था कि आप जानते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना हुआ है। वो भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है और उसके जो चीफ होते हैं उनको सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कहा जाता है, कुछ मेंबर्स भी होते हैं। तो एक ऐसे सज्जन को CVC बनाया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया। एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप स्वयं ही लगे हुए थे। बहुत सारे केसेस की जांच हुई थी, बहुत सारे एक आदमी तो चार्जशीट भी उनके ऊपर था और उनको उस CVC एक्ट 2003 में बना था, उसके धारा 4(1) के तहत CVC बना दिया गया। तो इस सेंटर फॉर PIL ने केस किया। उसने कहा कि कैसे बना सकते हैं इस आदमी को, इसके ऊपर तो खुद ही चार्जेस हैं, तो ये कैसे लोगों के भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करेगा, उसकी जांच करेगा। गवर्नमेंट साइड से कहा गया कि ये जो सेंटर है उसका ये कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, क्योंकि ये उसका तो कुछ अधिकार प्रभावित होता नहीं, उसका कोई राइट प्रभावित होता नहीं, फंडामेंटल राइट्स। तो कैसे आगे कोर्ट ने कहा कि जो धारा 4 है CVC एक्ट की, वो कहती है कि साहब ऐसे व्यक्तियों को ही आप अपॉइंट करेंगे CVC के रूप में या उसके मेंबर के रूप में जो कम्पिटेंट हों, जो उस काम को करने के योग्य हों। और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर खुद ही भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं तो उस योग्यता पर तो प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो ही जाता है। इसलिए ये सामान्य सबके इंटरेस्ट को प्रभावित है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, ये लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का मामला है। इसलिए जिस सेंटर ने ये पिटीशन फाइल किया है उसका लोकस स्टैंडाई है और कोर्ट ने बाकायदा जो CVC एक्ट बना हुआ है उसकी विवेचना करते हुए न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत के आधार पर पाया कि अपॉइंटमेंट गलत है और उस अपॉइंटमेंट उन्होंने क्वैश किया। एक दूसरा महत्वपूर्ण केस है जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, उसका नाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। ये भी 2010 में इसका फैसला हुआ। इसमें ये हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ऊपर पुलिस की फायरिंग हुई, 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जो लोग मारे गए वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के थे और आरोप लगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में ही ये हत्याएँ की गई हैं। वे किसी कैंप वगैरह में रुके हुए तो वहाँ से वो घरों को लौट रहे थे, उनको फायरिंग हो गई। कुछ जब पुलिस पर चार्ज लगे, कुछ ने कहा नहीं प्राइवेट पर्सन्स ने मारे, उस अमुक पॉलिटिकल पार्टी जो शासन में थी उसके लोगों ने मारा। तो एक FIR दर्ज हुई। FIR क्या दर्ज हुई? DGP के यहाँ केस हुआ और DGP ने परहैप्स FIR दर्ज कराई होगी, जो भी किया हुआ होगा। लेकिन 3 महीने तक उस मामले की कोई सुगबुगाहट ही नहीं हुई, कोई जांच ही नहीं हुई। तो फिर लोग पहुँचे हाई कोर्ट में
और कहा कि साहब 3 महीने तक ये बैठे हुए हैं, इतने लोग मारे गए हैं, ये तो बहुत बड़ी किलिंग का मामला है। और हमें लगता है कि स्टेट कुछ इसलिए नहीं करेगा कि जो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, रूलिंग पार्टी के लोग हैं। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल सीबीआई जांच के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गया। उसने कहा पहली बात तो इस सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स का कोई लोकल सिस्टम ही नहीं बनता था, ये कैसे आए, विक्टिम्स को नहीं आए। कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग। इतनी बड़ी घटना घटी है, ये समाज को हिला देने वाली घटना है और इसमें बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए इनका आना बिल्कुल सही, इनका लोकल सिस्टम ही है। दूसरी बात यह है कि अगर स्टेट की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हाई कोर्ट ने सीबीआई को कहा है, आमतौर से सीबीआई को अगर कोई आदेश दिया जाता है तो स्टेट का कंसेंट भी लिया जाता है, लेकिन अगर मान लिया जाए कि स्टेट जानबूझ करके न खुद जांच कर रहा है और कह रहे हैं सीबीआई को भी मत दो, ये स्पेशल मामले हैं, विशेष तरह के मामले हैं। हालांकि कोर्ट को बहुत ही सावधानी पूर्वक हर मामले में सीबीआई की जांच नहीं करानी चाहिए, सावधानी पूर्वक हर केस की परिस्थिति को देखते हुए तब सीबीआई जांच का आदेश देना चाहिए। लेकिन इस मामले में हम देख रहे हैं कि जो आदेश दिया गया वो सही आदेश दिया गया, इसलिए हम हाई कोर्ट के आदेश को सही मानते हैं और ये आर्टिकल 32 के तहत वही PIL फाइल हुआ। तीसरा केस जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका दुखद पहलू भी है और ये भी साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट को भले ही न्यायिक समीक्षा का यह अधिकार दिया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार दिया गया हो, लेकिन स्टेट की ऐसी एजेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, सीबीआई है, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं कि वे मामले को बिल्कुल डिले कर देती हैं। एक केस है, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, जिसको मणिपुर इनकाउंटर किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका जो साइटेशन है वो ये है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2016 में इसका फैसला हुआ क्या कि 2012 में मणिपुर में बहुत सारे नौजवानों को ये कहा गया कि इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर में मारे गए हैं। कुल 1528 के आसपास के नौजवानों की इसमें मौत हुई थी। इनकी जो फैमिली है उसने कहा कि इनको पकड़ के मार दिया गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का मतलब जो हत्याएं बिना किसी कानून के अनुपालन में होती हैं, यानी कानून कहता है फांसी तो फांसी दिया जाएगा। इनकाउंटर का अधिकार है, अगर गोली कोई चला रहा है तो सेल्फ डिफेंस में गोली पुलिस चला सकती है। तो कहा गया कि यह सारी हत्याएं बिल्कुल गलत तरीके से की गई और ये गैर कानूनी हत्याएं की गई, इसलिए और इन हत्याओं की कोई जांच तक नहीं हुई। मणिपुर सरकार ने जांच नहीं की। कौन लोग इनमें इन्वॉल्व थे? कहा कि लोकल पुलिस इन्वॉल्व थी, पैरामिलिट्री के लोग इन्वॉल्व थे और फौज के लोग इन्वॉल्व थे। आपको मालूम होगा कि मणिपुर में इंसर्जेंसी चलती थी, अभी भी देखिए इतनी वायलेंस हो रहा है, उसमें इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस हुआ है, बहुत सारे कैंपों में हैं। तो ये इंसर्जेंसी वहाँ पे चल रही थी, एक तरीके से युद्ध क्षेत्र जैसी स्थिति थी, इसलिए आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के तहत डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया था। लेकिन ये जो फैमिलीज, उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को गलत मारा गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। स्टेट ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं जांच नहीं होनी चाहिए, पुलिस डिमोरलाइज होगी, फौज डिमोरलाइज होगी, वहाँ पे युद्ध की स्थिति है, इंसर्जेंसी की स्थिति है और उसमें ये जो इंसर्जेंट्स हैं वो पुलिस के लोगों को मारते हैं, आर्म फोर्सेस पे हमला करते हैं, तो आर्म फोर्सेस का हाथ पांव बांध दीजिएगा तब तो मुश्किल हो जाएगा। पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, आपको जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार ह्यूमन राइट के वायलेशन के लिए नहीं दिए गए हैं। और देखा गया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वो भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल डिफंक्ट टाइप हो गया था, क्या हो गया था, इनएक्टिव हो गया था, कहता मेरे पास लोग ही नहीं है। जो मणिपुर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसमें अपॉइंटमेंट ही नहीं हुए थे। तो कहा कि ह्यूमन राइट का मामला है और इसकी जांच तो की जानी चाहिए। इस 1528 के मामले को कोर्ट ने काफ़ी एग्जामिन कराया और पाया कि कुछ ऐसे मामले हैं जो बताते हैं कि हाँ वास्तव में ये इनकाउंटर किलिंग नहीं है, पकड़ के मार देने जैसा मामला लगता है प्राइमा फेसाई। कोर्ट ने कहा ये लगता है ऐसा, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और कोर्ट ने सीबीआई को इसकी जांच सौंपी 2018 के आसपास। और आपको आश्चर्य होगा सुन करके कि अभी तक
सीबीआई ने उसमें जो कार्रवाई होनी चाहिए कोर्ट के फटकार के बावजूद भी खरामा धीरे धीरे कार्रवाई की। ये शासन प्रशासन का कहना था कि हमारी फोर्सेस डिमोरलाइज होंगी अगर हम इन इंसर्जेंट्स को मतलब पाएंगे कि इनको मारने वाले लोग गलत थे। तो उन्होंने बिल्कुल सही काम किया, उनका कहना था, खुलेआम तो नहीं कहना था, बट चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था तो खैर कोर्ट के द्वारा फटकार लगाने के बाद कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज हुआ, कुछ मामलों में चार्जशीट हुआ और जो स्थानीय पुलिस के जो लोग पाया गया कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, गलत तरीके से इन्होंने किया है, उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन भी मिला। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं किया जो पैरामिलिट्री के लोग थे, और जो आर्म्ड फोर्सेस के बहुत सारे लोग थे इंटरलॉक्यूटरी पिटीशन में आ गए कि बिल्कुल गलत किया गया है, हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश गलत है क्योंकि हम लोग आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड हैं। हम किन्हीं को भी अगर हमें शक होता है तो हम बल का प्रयोग कर सकते हैं। और कुल मिलाकर के जब होम मिनिस्ट्री ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं किया तो फिर मामला हाई कोर्ट मणिपुर में गया हुआ है और वहाँ पर 31 अगस्त अभी 2023 को सुनवाई की अंतिम समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की है। अब देखें, एक तो जांच हुई, अब कितनी सही हुई कितनी गलत जांच हुई। जांच के बाद अभी तक मुकदमा ट्रायल स्टेज में नहीं पहुंचा, अब ट्रायल के बाद क्या होता है। बहुत सारे विक्टिम्स की डेथ भी हुई। ये दुखद, विक्टिम्स के जो परिवार के लोग हैं उनकी डेथ हो गई जो पिटिशनर थे। तो यह भी होता है कि यदि राज्य की मशीनरी चाह लेती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना होती रहती है कई तरीके से। और हम लोग देख रहे हैं कि कई प्रदेशों में इनकाउंटर करना या बुलडोजर चला देना तो स्टेट पॉलिसी हो गई है और कानून की, कई लोग मानते हैं कि कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है, कानूनी तरीके से नहीं हो रहा है, गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। तो आर्टिकल 32 के बावजूद भी गैर कानूनी तरीके से राज्य बहुत सारे काम कर रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। लेकिन मेरे बताने का मकसद यह है कि हम इस बात को समझें कि अगर गैर कानूनी तरीके से फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, हमारे पास एक औजार मौजूद है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। यदि आपको अच्छा लगे कृपया शेयर करें और अभी तक यदि आप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।